हम लोग का जो टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, इस टॉपिक को हम लोग कुछ सब टॉपिक्स में बांटकर पढ़ेंगे। इन जैसा टॉपिक में पहला पार्ट होगा हम लोग का इंट्रो पार्ट। इसमें हम लोग देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है। सेकंड हम लोग का सब टॉपिक होगा इसके अंदर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो कौन से रीजन है जिसके कारण एक मॉनेटरी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक बनाती है, कौन कौन से इकोनॉमिक हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को उससे फुलफिल करते हैं या उसको टारगेट करते हैं अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए। तीसरा होगा हम लोग का टॉपिक जो है 2015 के बाद हम लोग न्यू मॉनेटरी पॉलिसी लाए हैं, उस पर हम लोग देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या है जो ओल्ड मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं था। साथ ही हम लोग न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में भी जानेंगे कि ऐसा इस पॉलिसी को बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है और इनकी अनुशंसाएं क्या क्या रही, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस टॉपिक पर जानेंगे। चौथा हम लोग जानेंगे चैलेंजेस या वो रीजंस जिसके कारण हम लोग का मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से सफिशिएंट वे में वर्क नहीं कर पाता। तो इसमें हम क्या करेंगे, चैलेंजेस कुछ देखेंगे, उन चैलेंजेस को का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, इनको टैकल कैसे किया जाए। तो हम लोग का इन चार सब टॉपिक्स पर पूरा मॉनेटरी पॉलिसी चलेगा। साथ ही इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि इसमें कई जो है कीवर्ड्स आएंगे और वो कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग के आगे के इकोनॉमी के क्लासेस के लिए। अभी हम लोग जो भी कीवर्ड्स पढ़ेंगे वो हमारे फंडामेंटल होंगे, उसके एक एक जो भी पॉइंट आएगा एक एक शब्द का हम लोग अच्छे से उस पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो है क्या, वो कैसे काम करता है हर एक कीवर्ड्स को। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला टॉपिक इंट्रो पार्ट। आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें हम लोग जो है इस टॉपिक को कुछ सब टॉपिक्स में बांट कर पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा हम लोग का इंट्रो पार्ट, दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स। इंट्रो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, इसका जनरल डेवलपमेंट कैसे हुआ, टाइप्स, ठीक है। इसमें दूसरा टॉपिक हम लोग क्या कहेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि किन कारणों से मॉनेटरी पॉलिसी का यूज एक इकोनॉमी में होता है और इसके क्या क्या इंपैक्ट होते हैं किसी भी एक इकोनॉमी पे, किसी भी देश की इकोनॉमी पे, और इसको बनाना और इसको जो है अच्छे से जो है फंक्शन करना क्यों जरूरी है। तीसरा है 2015 के बाद से गवर्नमेंट ने न्यू मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट किया। आफ्टर 2015 इसके पहले जो मौद्रिक नीति थी उसमें कुछ खामियां थी, उसको सुधार करने के लिए 2015 में उचित पत्र कमेटी के अनुसार पर न्यू मॉनेटरी पॉलिसी को जो है अपनाया गया। हम लोग विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे इसमें ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो पुराने में नहीं थी। साथ ही इसमें देखेंगे कि न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, इन्फ्लेशन के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं आदि। फोर्थ टॉपिक होगा वो कौन से रीजंस हैं या चैलेंजेस हैं जिसके कारण हम लोग का मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से वर्क काम नहीं कर पाता। हम लोग इस पूरे टॉपिक को इन चार सब टॉपिक से बांटकर आगे पढ़ेंगे। ये चैप्टर इकोनॉमी की दृष्टि से, इकोनॉमिक्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे बेस यहीं से स्टार्ट होंगे। आरबीआई के बाद जो है इसकी मॉनेटरी पॉलिसी जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो भी कीवर्ड्स आएंगे हम लोगों के वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे और इन्हीं कीवर्ड्स को हम लोग डेली न्यूज़पेपर में देखते हैं। मैक्सिमम यही जो कीवर्ड्स होंगे, इसमें जो है एक एक जो कीवर्ड्स होंगे हमारे, उन सबको हम लोग जो है ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, रट्टा नहीं मारना है। हर एक छोटे टॉपिक पर जहां भी समस्या होगी वहां पर आप पूछ सकते हैं और एक एक जो भी पॉइंट होगा उनमें जो भी डिस्कशन होगा हम लोग का फंडामेंटल है वो बेस तैयार करेगा आगे की स्टडी के लिए। तो
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आगे के पार्ट्स को, सारे सब टॉपिक्स को। मॉनेटरी पॉलिसी का हम लोग पहला सब टॉपिक क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हम मीनिंग देख लिए, मीनिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ऐसा कोई भी पॉलिसी या प्लान ऑफ एक्शन जो इन तीन चीजों से डील करता है उसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसमें हम लोग टाइप में देखते हैं जो गवर्नमेंट यूज करती है या फिर आरबीआई यूज करती है। एक को कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी विस्तारित। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी संकुचित। इसके तहत उन मेजर्स का यूज किया जाता है पहले के तहत जिसके द्वारा इकोनॉमी में विस्तार हो। इकोनॉमी विस्तार मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी। इसमें उन पॉलिसीज का यूज किया जाता है जो इसमें कि इकोनॉमिक में जो मनी सप्लाई है उसको डाउन किया जाता है, यानी एक्सपेंशन करना है तो सिंपल सी बात है, क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया जाएगा। आरबीआई क्या करेगी, सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का क्या मतलब है, जो हम लोग पढ़े उधर बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सब का रेट जो है वो डाउन कर दिया जाएगा। डाउन करने पर क्या होगा, अब हम ये समझते हैं। ये आरबीआई है, ये बैंक्स है। मान लो सीआरआर जो है 4.5% की जगह ये 8% कर दिया जाए, तो ये बैंक्स क्या करेंगे, 8% जो है आरबीआई के पास जमा करेंगे, यानी बैंक्स का जो है पैसा आरबीआई खींच लेगी। और ये मान लो यदि घटा करके 4.5% की जगह घटा करके 3% कर दिया गया, यानी बैंक्स के पास अब जो हम लोग 100 रुपये जमा करते थे उसमें से जो पहले 4.5% या 8% जो आरबीआई के पास जमा करती थी, अब वो क्यों 3% करेगी, यानी 97 रुपया पड़ गया, बच गया बैंक के पास। अभी 97 रुपया बैंक अपने पास तो रखेगी नहीं, क्या करेगी, लोन के रूप में सोसाइटी में दे देगी, इकोनॉमी में इंजेक्ट कर देगी। जैसे ही इकोनॉमी में इंजेक्ट करेगी तो क्या होगा, लोग के हैंड में पैसा आएगा और मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। पैसा आने पर क्या होगा, मन बढ़ता है तो लोग सामान की खरीदारी ज्यादा करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगा। यानी एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी कैसे यूज किया जाता है, जब इकोनॉमी में स्लो डाउन हो तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए। जैसे अभी अमेरिका कर रहा है, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसने क्या किया, अभी अपने सारे इंटरेस्ट रेट को हाई कर लिया, जिससे कारण इंडिया से जो है पैसे बाहर, अभी एफडीआई का आउटफ्लो जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें होता है संकुचन, यानी इसका यूज कब करती है आरबीआई, जब इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा हो, मनी सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो, तो लोग क्या करते हैं, डिमांड और इन्फ्लेशन आएगा, इसके कारण ज्यादा इन्फ्लेशन भी अच्छी बात नहीं है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी आरबीआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगी तो क्या होगा, जैसे मान लो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले हम लोग जैसे थे, अब जमा कर रहे हैं हम लोग बैंक के पास, तो हम लोग को 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे पहले। अब इसको बढ़ा के मान लो आप 7% कर दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, चाहे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक के पास अपना पैसा जमा कर देंगे। बैंक के पास हो गया एक्स्ट्रा पैसा, बैंक क्या करेगी, इस बंदे को जो पहले 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती थी इसको 17% कर देगी। तो ये बंदा जो पहले 100 रुपए लेता था, सिंपल सी बात है, सबकी क्षमता उतनी होगी नहीं, यानी जो 10 बंदे थे वो 8 बंदे रह जाएंगे जो अब लोन लेंगे। और हो सकता है ये भी संभव हो कि जो 10,000 करोड़ लोन लेने वाले थे वो 2,000 करोड़ के लोन ले। तो यानी अब इकोनॉमी में मनी का सप्लाई क्या होगा, इसे घट जाएगा दोनों से। एक तो हमारा पैसा बैंक के पास चला गया क्योंकि हम लोगों को फायदा दिख रहा है, और जिनको लोन लेना था वो क्या करेंगे, पैसे कम उठाएंगे। तो यानी इकोनॉमी क्या होगा, मनी जो है वो सप्लाई जनता से जो होगा बैंकों की ओर हो जाएगा और सप्लाई घट जाएगा। सप्लाई घट जाएगा तो क्या होगा, डिमांड लोगों का कम होगा और इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा सकता है। यानी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब यूज करेंगे हम, जब
हम लोग को इकोनॉमी में स्लो डाउन लाना हो, यानी इन्फ्लेशन को टारगेट करना हो। एक्सपेंशन रीच कब करेंगे, जब हम लोग को इकोनॉमी में ग्रोथ आगे बढ़ानी हो। हम लोग का फर्स्ट सब टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग क्या जानेंगे, मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा है टाइप्स। हम बेसिकली इस पर चर्चा करेंगे अपने इस लेक्चर में। मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दो शब्द है, मॉनेटरी पॉलिसी। पॉलिसी का सामान्य अर्थ क्या होता है, क्या होता है पॉलिसी? जनरली इट्स अ प्लान ऑफ एक्शन, यानी किसी भी काम को संपादित करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसको हम लोग पॉलिसी कहते हैं। अब हम लोग इन दोनों शब्दों का साथ में रख देंगे। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ऐसा प्लान ऑफ एक्शन, अ प्लान ऑफ एक्शन जो डील करता है तीन चीजों से मेनली। पहला है क्वांटिटी ऑफ मनी, दूसरा है कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, तीसरा है सप्लाई ऑफ मनी। यानी एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन जो इन तीन प्रमुख मुद्दों से डील करे उसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। यानी मॉनेटरी पॉलिसी मुख्य रूप से क्या चीज देखा जाता है, क्वांटिटी ऑफ मनी जो इकोनॉमी में रिलीज की जाएगी वो क्या होगा, कितना होना चाहिए। दूसरा, उस वो जो मनी रिलीज हो रहा है किसी भी इकोनॉमी में उसका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या होगा। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का जनरल मतलब हम लोग सामान्य जिंदगी में किस रूप में देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड हम लोग का सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई, अब जब तक मांग होगा नहीं तब तक सप्लाई होगा नहीं मनी का, तो इसमें हम लोग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। अब हम लोग इन तीनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्वांटिटी ऑफ मनी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली किसी भी इकोनॉमी में सोर्स ऑफ मनी क्या है, सोर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है। पहले के लेक्चर में हम लोग सुन चुके हैं इसको, ये दो ही होते हैं, या तो बैंक या फिर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसके साथ एक फिस्कल पॉलिसी यूज करती है अपने लिए अलग से मॉनेटरी पॉलिसी के साथ आती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में जब तक तारतम्यता नहीं होगी तब तक जो है इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। यानी इकोनॉमिक सोर्स ऑफ मनी क्या है, केवल दो है, बैंक या गवर्नमेंट। या तो हम लोग को बैंक से पैसा कहां से लेते हैं, या तो हम लोग को बैंक देती है लोन के रूप में, या फिर गवर्नमेंट अपने बजट या अदर सोर्सेज से इसको हम लोग को प्रोवाइड करवाती है। ये बेसिक चीज चल गया, हम लोग को समझ में आ गया कि इकोनॉमी में पैसे कहां से आएंगे, दो जगहों से हमारे काम करने के लिए। सोर्स ऑफ मनी क्या है, बैंक और गवर्नमेंट। बैंक का जनरली काम क्या है हम लोगों का, बैंकिंग सिस्टम काम क्या करती है, सरप्लस मनी को स्कार्सिटी वाली जगह पर सप्लाई कर देती है, यही काम है। यानी जो भी सरप्लस मनी है मेरे पास वो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक क्या करती है, उसको लोन के रूप में जिसको जरूरत होती है किसी बिजनेस फर्म या इंडिविजुअल को, उनको दे देती है। यानी मेरा एक्स्ट्रा पैसा बैंक बीच में चला इसकी इसको प्रोवाइड की, इसके पास कुछ क्वालिटीज थी, उसने लोन को लिया और उस पैसे का यूज किया किस लिए, इकोनॉमिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। नॉर्मली बैंक का यही काम होता है। अब हम लोग इसी पर अब आगे बढ़ेंगे कि सारा चीज क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी का कैसे काम करता है इकोनॉमी में, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या कैसे काम करता है, सप्लाई ऑफ मनी कैसे काम करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सब टॉपिक जो है वो क्वांटिटी ऑफ मनी क्या है।
क्वांटिटी ऑफ मनी। इसका समान अर्थ क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी। जिसे क्या करना है? रिलीज किया जाता है इन एन इकोनॉमी। ये इकोनॉमी किसी भी बेस पर हो सकती है, रीजनल भी बेस हो सकता है, नेशनल स्तर पर भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी स्तर पर हो सकता है। हम लोग को पढ़ना है अपना नेशनल बेस पर। क्वांटिटी ऑफ मनी क्या है? वो अमाउंट ऑफ मनी या रुपीज जिसको कि हम लोग इकोनॉमी में हर साल या फिर नॉर्मली एक टेन्योर पर जो है रिलीज करते हैं इकोनॉमी में, ताकि हमारी आर्थिक गतिविधियां आगे बढ़ते रहे। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ मनी, कि कितना पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट किया गया या फिर उससे जो है बाहर निकाला गया, यह है क्वांटिटी ऑफ मनी। दूसरा क्या था हम लोगों का? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। या कॉस्ट ऑफ मनी भी इसको कहते हैं। इसको समान स्तर पर हम क्या जानते हैं समान जिंदगी में? इंटरेस्ट रेट। अब हम लोग बैंक के पास जब भी जाते हैं तो हम लोग बैंक के पास अपना पैसा जमा करते हैं। बैंक बीच में जो ब्रोकर का काम करती है, तो बैंक के पास जब जमा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को इंटरेस्ट लो लेवल पर देते हैं, 3 से 4% ही नॉर्मली हमको इंटरेस्ट मिलता है। पर बैंक जिनको लोन देती है कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, बिजनेस लोन लेने के लिए, तो उनका क्या होता है कि हम लोग जो डिपॉजिट किए उसमें इंटरेस्ट रेट कम होगा। हम लोग देख लिए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट और लोन कई संदर्भों में देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस है। जैसे क्रेडिट क्या होता है? एक पर्सन किसी एक पर्टिकुलर बैंक से, पर्टिकुलर बैंक में नॉर्मली बैंकिंग सिस्टम से जितना टोटल अमाउंट ऑफ मनी लेने का हकदार होता है और मनी बोरो कर सकता है, वो उसका क्रेडिट है। एक इंडिविजुअल भी पर्सन हो सकता है या कॉर्पोरेट घराना भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? हम इस सब को समझते हैं। जैसे मेरी एक कंपनी है, वो कई बिजनेस में काम करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करती है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है या फिर कुछ सर्विसेज का भी काम करती है। मुझे बैंक से लोन लेना है तो मैं तीनों के लिए अलग अलग लोन ले सकता हूँ, और तीनों में जो मेरा मैक्सिमम लिमिट होगा बोरो करने का, वो मेरा क्रेडिट है, जिसको लोग साफ कहते हैं हिंदी में किसी एक का। यानी मैं एग्रीकल्चर या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए जितना मैं लोन ले लूं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जितना ले लूं, या फिर सर्विस सेक्टर के लिए अपने जो मैं टोटल अमाउंट ले सकता हूं उसके मैं काबिल हूं, वो मेरा क्रेडिट है। अब इन तीनों सेक्टर में जब इंडिविजुअली मैं लूंगा कि मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मुझे मान लो 10,000 करोड़ चाहिए, जब बात ही कर रहा है तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ की सभी करते हैं, जरा मोदी करता है मैं भी कर लूं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मैं मान लो 10,000 करोड़, तो ये मेरा लोन हुआ, यानी एक पर्टिकुलर नीड के लिए लोन होता है। जबकि टोटल जो हम लोग लोन ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, वो हम लोग का क्रेडिट है, किसी एक बंदे का पर्टिकुलर क्रेडिट कहते हैं उसको। लोन क्या है? इसी का एक सब पार्ट है जो एक पर्टिकुलर नीड के लिए ली जाती है, जिसमें हमको बैंक बताना पड़ता है कि लोन किस लिए, कार के लिए, घर के लिए, बिजनेस के लिए है, और बिजनेस के लिए तो किस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए है। जब क्रेडिट क्या है? हम लोग जितना भी जिस एलिजिबल है पढ़ाई के लिए या फिर कार के लिए, फिर घर के लिए, वो सारा जो सम्मिलित रूप से कर देंगे तो हम लोग का क्रेडिट हो गया, उतना हम लेने के लिए जो है, बोरो करने के लिए जो है वो एलिजिबल है। यहाँ तक हम लोग का समझ में है क्रेडिट और लोन में क्या अंतर है। अब हम लोग कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी खत्म कर चुके हैं, हम लोग तीसरा टॉपिक पे आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तीसरा क्या था, चैनल्स ऑफ सप्लाई मनी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट को कैसे कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी। क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए दो मेजर्स हैं बेसिकली, पहला है कन्वेंशनल मेजर, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल, हिंदी में कहते हैं पारंपरिक और गैर पारंपरिक। यानी कुछ ऐसे नियम या मेजर्स जिसको कहते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस जो बैंकिंग सिस्टम में या फिर इकोनॉमी में परंपरागत रूप से पुराने तरीकों से जो है यूज किए जा रहे हैं, उनको कहेंगे हम लोग कन्वेंशनल मेजर्स, जो कि क्रेडिट कंट्रोल करेंगे। कई नए जो है प्रोसेस जो है इजाद किए गए हैं जिससे इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकते हैं, उसको कहते हैं गैर पारंपरिक या नॉन कन्वेंशनल मेजर्स। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एलएएफ के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एमएसएफ के बारे में पढ़ेंगे, एमएसएस के बारे में पढ़ेंगे, एसडीएफ के बारे में पढ़ेंगे। इन तीन चार चीजों के बारे में हम लोग नॉन कन्वेंशनल मेजर्स के में पढ़ेंगे। एक एक टर्म का आगे विस्तार से मैं चर्चा करूंगा क्या होता है, ये पहले हम लोग के ऊपर से लिख लेते हैं कि इनमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। अब कन्वेंशनल मेजर्स को हम लोग दो पार्ट में फिर बांटते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। एक है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। यानी एक वो जो है जो मात्रा पे फोकस करेगा, एक जो है गुणवत्ता पे। इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में क्या क्या पढ़ेंगे, मात्रात्मकता, क्वांटिटी मेजर्स, ये उन इसके अंदर वो मेजर्स हैं जो कि पूरे इकोनॉमी पे जो भी पॉलिसी बनाएंगे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पूरे इकोनॉमी पे होगा, किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर नहीं होगा। जैसे हम लोग बैंक रेट हो गया, सीआरआर हो गया, जब भी हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट पूरे की पूरे इकोनॉमी में होगा, किसी पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर यूनिट पे नहीं होगा। जबकि क्वालिटेटिव में हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करते हैं कि उस सेक्टर का कैसे विकास हो, तो उसमें हम लोग क्वालिटेटिव मेजर्स का यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स में जब भी हम लोग इसके अंदर जो भी चीज पढ़ेंगे उसका जब भी यूज होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पूरी होल सोसाइटी या होल इकोनॉमी पे होगा। जबकि क्वालिटेटिव का यूज क्या होगा, पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर टारगेट के रूप में होगा। और हम लोग इसके अंदर क्या अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। इनके अंतर्गत हम लोग का टॉपिक्स होगा, बैंक रेट क्या होता है ये समझने का प्रयास करेंगे, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होगा, ये सब हम लोग का टर्मिनोलॉजी जो है डेली के न्यूज़पेपर में आप लोग इजीली देख सकते हैं। बैंक रेट क्या होता है, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। इसके सिवा हम लोग और एक्स्ट्रा में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड रिजर्व क्या होता है, पीटीसी। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि आरबीआई इंस्ट्रक्शन क्या दी है बैंक्स के लिए पर्टिकुलर सेक्टर के संदर्भ में, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, एडवांटेजेस क्या है न्यू मॉनेटरी पॉलिसी के। इसके मेनली 4 या 5 एडवांटेजेस हैं जो कि हम लोग हर टॉपिक अनुसार डिसाइड करेंगे। पहले क्या, प्रेडिक्टेबल, ये किस चीज से आता है आप लोग सामने, क्योंकि हम लोग का पहले से डिसाइड है कि 4 + 2 ही होना चाहिए इन्फ्लेशन। यानी हम लोग पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई जनता या फिर सरकार भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम लोग इन्फ्लेशन कितना रहने वाला है, 2 से 6 के बीच, क्योंकि सरकार बाउंड है ये करने के लिए। दूसरा अकाउंटेबल, यानी ये पॉलिसी क्या करती है, आरबीआई और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखेंगे। थर्ड है गवर्नमेंट रोल का इंक्रीज करना है। गवर्नमेंट क्या करती है, अपना फिस्कल पॉलिसी बनाती है और बजट के थ्रू इकोनॉमिक गतिविधियों को आगे बढ़ाती है। 2020 के बाद से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा है। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में ज्यादा बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, इसलिए भी इन्फ्लेशन भी है।
उसी को कंट्रोल करना है। और मान लो गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया, आरबीआई ने कुछ डिसीजन लिया, तो उसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। उसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए क्या किया गया है, गवर्नमेंट का रोल इसमें बढ़ा दिया गया है। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल है और गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी के साथ तारतम्यता इसमें बैठाई जा सकती है। चौथा है आरबीआई का मोनोपोली खत्म हुआ, जो कि हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि पहले क्या था कि ओल्ड मॉनेटरी पॉलिसी में 2015 के पहले क्या था, आरबीआई को डिसाइड कर सकती देती थी कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा, इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए या अदर चीजें क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी। बट अब ऐसा नहीं है, अब गवर्नमेंट के साथ उसको मिलकर ही जो है वो काम करना है। पांचवा क्या है हम लोग का, वह है इन्फ्लेशन कंट्रोल और इंश्योरेंस अगेंस्ट इन्फ्लेशन। यानी इस मॉनेटरी पॉलिसी ने हमें क्या दे दिया, एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक इंश्योरेंस दे दिया, क्या कि कभी भी जो होगा हम लोग का जो इन्फ्लेशन जो है वो 6 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हालांकि भी जा रहा है, बट फिर भी हम लोग नॉर्मल देखेंगे तो बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होता है, डबल डिजिट में जाने से बचता है। किसी एक या दो कम्युनिटी पर चला जाता है लेकिन फिर भी ओवरऑल कंट्रोल में रहता है। तो ये क्या हम लोग का इंश्योरेंस अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी ये हम लोग का मेन एडवांटेजेस हो गए किसी चीज के, न्यू मॉनेटरी पॉलिसी के। क्या है, पहला प्रेडिक्टेबल है, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा अकाउंटेबल है, उत्तरदायित्व को बढ़ाता है। तीसरा गवर्नमेंट का रोल इसमें ज्यादा बढ़ाया जाता है और आरबीआई का मोनोपोली को कम किया गया है। पांचवा इन्फ्लेशन को टारगेट किया गया। तो ये हम लोग का मेन एडवांटेजेस हैं न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के। हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के क्या क्या जो है वो रिकमेंडेशंस थे, उसमें हम लोग क्या क्या अभी गाइडलाइंस पे हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, और अब हो गए उसके एडवांटेजेस। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में अपना कि उसमें क्या क्या लूपहोल्स और ड्रॉबैक्स हैं। थैंक यू। जैसा सब टॉपिक है न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। हम जैसे थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। 2008 से लेकर 2013 तक नॉर्मली क्या रहा, इकोनॉमिक स्लो डाउन का दौर रहा, यानी मंदी। पूरे वर्ल्ड में मंदी थी, इंडिया में थोड़ी बहुत आई असर, लेकिन ज्यादा असर हुआ नहीं। बट उसी वक्त हम लोग देखेंगे 2010 से लेकर 13 के बीच इन्फ्लेशन रेट काफी हाई था, डबल डिजिट में, जिसके कारण सरकार भी गई है। तत्कालीन जो सरकार थी 2014 तक, वो सरकार इसी कारण पलटी क्योंकि महंगाई दर बहुत ज्यादा था। इस महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लेशन को टारगेट करना, जो कि फेल रहा ओल्ड मॉनेटरी पॉलिसी में। तो सरकार का सबसे बड़ा ध्यान दिया गया कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि महंगाई की मार जब भी बढ़ेगी तो जनता त्राही त्राही करेगी और सरकार पर दोषारोपण होगा, चाहे रीजन जो भी हो। तो सरकार बोलेगी सबसे पहले हम टारगेट करेंगे किसको, इन्फ्लेशन को, क्योंकि इससे कई रीजंस हैं। इसी तो एक तो सामान का दाम बढ़ जाता है, तो सामान का दाम यदि बढ़ जाता है तो क्या होता है, कंपटीशन गिर जाती है, और सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ता है, गरीब जनता को, पॉवर्टी क्लास को। तो सरकार बोली कि सबसे पहले क्या टारगेट करेंगे, इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए क्या किया गया कि इन समस्याओं को कैसे हल किया जाए। मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग क्या क्या लूपहोल्स हैं जिसके कारण जो है इन्फ्लेशन रेगुलर बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए एक कमेटी का गठन किया 2013 में। 2013 में खुर्शीद पटेल कमेटी कहा जाता है उसको। ये जाकर अब बाद में जो है आगे गवर्नर भी बने। इस कमेटी ने 2014 में अपनी रिपोर्ट को सौंपा और इसकी रिपोर्ट को जो है अडॉप्ट करी गवर्नमेंट 2015 में। तब से हम लोग यही जो है मॉनेटरी पॉलिसी इसी कमेटी का अनुशंसा पर जो हमें जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई थी उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं इस पॉलिसी में बेसिक चीजें क्या क्या है जो हमारे पढ़ाई के लिए जरूरी है और कैसे हम लोग इसमें इन्फ्लेशन को किस तरह से टारगेट करते हैं। न्यू मॉनेटरी पॉलिसी इसमें प्रमुख रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं और क्या क्या हम लोग फॉलो करते हैं, इस पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं न्यू मॉनेटरी पॉलिसी पे। इसमें ऐसे क्या क्या अनुशंसा है कि जो हमारे लिए काम की है। इन अनुशंसाओं को हम लोग 4-5 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके एडवांटेजेस क्या हैं
और लूप होल्स क्या है? ड्रॉबैक, कहाँ कहाँ अभी भी कमियां रह गई हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी और इससे हम लोग जो है इकोनॉमी में अपना कौन कौन सा काम को संपन्न कर पाते हैं। मैंने 4 काम जो है पहले जो है 4 टारगेट को पूरा किया जाता था मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। अब जब से 2015 का जो न्यू मॉनेटरी पॉलिसी आया है उसमें केवल एक टारगेट को करते हैं, बाकी सब सारे जो टारगेट जो हमारे लिए बचेंगे वो सब टारगेट हो जाएंगे। पहला टारगेट क्या है हम लोग का? इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। पहला फोकस क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तीसरा हम लोग और क्या करते हैं इससे? प्राइस रेट स्टेबिलिटी, यानी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को स्टेबल रखना। महंगा बहुत हो गया तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। अब सबसे ज्यादा फोकस इसी पे है 2015 के बाद से। चौथा है हम लोग का एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? एक्सचेंज रेट का मतलब एक इंडियन करेंसी का, एक यूनिट ऑफ इंडियन करेंसी का अदर नेशन को भी, मान हम लोग यूएसए मान लेते हैं, उसके एक यूनिट करेंसी के साथ जो कंपैरिजन है वो एक्सचेंज रेट कहलाता है। यानी हम लोग एक अमेरिकन डॉलर को लेने के लिए अपना कितना रुपया खर्च करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, वो हम लोग का क्या होता है? एक्सचेंज रेट। कुछ दिन पहले तो लगभग 84 रुपीज था, अभी का क्या सिचुएशन है ये एग्जैक्ट आज का मुझे मालूम नहीं, लेकिन अप्रोक्स 83 टू 84 लगभग 4-5 महीनों से बना हुआ है। तो हम लोग विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे कि एक्सचेंज रेट जो है कैसे फ्लेक्सिबल होता है, अप होगा तो कैसे अप्रिशिएट होगा, डाउन होगा तो डिप्रिशिएट कैसे होगा, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी पर। अब हम लोग का 4 चीजें हैं। हम ऑब्जेक्टिव में क्या क्या करते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्राइस स्टेबिलिटी दैट इज इन्फ्लेशन को स्टेबल करना, और पांचवा है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग क्या क्या देखते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज्यादा अच्छे से देखा जाता है क्या है? जीडीपी का इंक्रीजमेंट देखा जाता है, लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ पीपल देखा जाता है, इंक्लूसिवनेस देखा जाता है। किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग क्या क्या देखते हैं? जीडीपी का विकास कैसे हो रहा है, तेज है, स्लो डाउन है, कैसा है। उस जीडीपी का लोगों में जो है इंक्लूसिवनेस कितना है, कितने लोग मिलकर कितना उत्पादन कर रहे हैं, आदि चीजों पर उसका फोकस होता है। तीसरा लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ पीपल बढ़ना चाहिए। मैंने 3 होता है, और भी अदर चीजें जो होंगे जैसे जैसे हम लोग जो जीडीपी पढ़ेंगे और आगे इकोनॉमी, तब हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। भाई हम लोग क्यों समझने के लिए कर लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने इन 3 चीजों पर हम लोग फोकस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 15 टू 59 वालों को एम्प्लॉयमेंट देने से रिलेटेड है ये। कोई भी इकोनॉमी, जो भी डेवलपिंग नेशन है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट की सबसे ज्यादा समस्या होती है। जैसे भी इंडिया का जो है ग्रोथ रेट कितना है? 6.5%, लेकिन इसके बावजूद जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग जो मॉनेटरी पॉलिसी लॉकडाउन की है, जिस तरह जो है हम लोग का हाई ग्रोथ रेट होने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करने में हम लोग असफल रहे हैं। मेरा रीजन क्या है? हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पाए हैं। जो भी हम लोग का एम्प्लॉयमेंट है वो या तो एग्री सेक्टर में है या फिर सर्विस सेक्टर में। तो वहां पर हम लोग देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी फेल कैसे हुई और क्या रीजंस रहे और क्या क्या ड्रॉबैक रहे। तीसरा प्राइस रेट स्टेबिलिटी यानी इन्फ्लेशन। पिछले 1 वर्ष में इन्फ्लेशन, हम जब इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो इसमें हम WPI और CPI का चर्चा करेंगे। तो WPI पिछले 3-4 वर्षों से लगभग जो है वो 12% से प्लस में रहा है, जबकि CPI जो है कभी फ्लक्चुएट करता है, कभी 10% हो जाता है। पिछले साल सितंबर में 10% था, अभी गिरा भी होगा, लगभग 6 to 7% के आसपास होगा ही। मैनेजर क्या होता है इसका? इसके पीछे फूड इन्फ्लेशन। जब हम लोग इन्फ्लेशन का जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग इसको विस्तार रूप से चर्चा करेंगे।
चौथा एक्सचेंज स्टेबिलिटी, इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग को पता चल गया, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। अब हम लोग तीसरा सब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। न्यू मॉनेटरी पॉलिसी में मेन रिकमेंडेशन क्या क्या है वो हम देखते हैं। इसका पहला रिकमेंडेशन क्या था कि हम लोग का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, केवल इन्फ्लेशन टारगेट। यानी इस कमिटी ने क्या कहा कि हम लोग का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए वो हम लोग क्या करेंगे, इन्फ्लेशन टारगेट करेंगे। इन्फ्लेशन को किससे इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए इसने क्या किया कि एक रूल दिया कि कहां तक हम लोग का इन्फ्लेशन रहना चाहिए। इसने रूल दिया 4 ± 2, यानी इन्फ्लेशन का जो रेट होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। किसी जब यदि मान इकोनॉमी में कुछ अप डाउन है तो वो मैक्सिमम प्लस हो सकता है 2 तक, यानी 4 से बढ़कर 6 हो सकता है और 4 से घटकर 2 हो सकता है। मान लो इकोनॉमी में अचानक से मनी सप्लाई बढ़ जाए तो भी इन्फ्लेशन मैक्सिमम जो हमको टारगेट रखने की कोशिश करनी है वो सरकार या फिर आरबीआई की करेगी। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टारगेट मैक्सिमम 6 तक जा सकता है और इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाए तो भी वो 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। इस ऑब्जेक्टिव से हम लोग को 2 चीज जो है श्योरिटी मिलती है कि सरकार का मैक्सिमम फोकस क्या होगा, ग्रोथ रेट बनाए रहना चाहिए लगभग 6 का मैक्सिमम 4 to 6 का, और 2 से कम जो इन्फ्लेशन जाएगा नहीं, यानी इकोनॉमी में ज्यादा स्लो डाउन भी नहीं आनी चाहिए। तो हम लोग का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लेशन टारगेट जो 4 ± 2 के रूप में हम लोग जानते हैं, यानी 2 से 6 के बीच या रेंज में फ्लक्चुएट करनी चाहिए। इससे ज्यादा गई तो समस्या, कम गई तब भी ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का जो है वहां पर जो है फेलोनेस देखा जाएगा। दूसरा, यदि कोई भी सरकार यदि इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन टारगेट करने में फेल हो जाती है लगातार 3 क्वार्टर तक, यानी 3 क्वार्टर तक यदि गवर्नमेंट इकोनॉमी में या आरबीआई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन टारगेट करने में फेल होती है लगातार 3 क्वार्टर मतलब क्या होता है 3 into 3 यानी 9 मंथ, यानी आरबीआई अपने और गवर्नमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है उसके कारण जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन टारगेट है 2 से 6 के बीच, उसको इससे या तो कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए, और ऐसा सिचुएशन 9 महीने तक रेगुलर रहे तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट को रिटेल वे में रीजन बताएगी कि फेल होने का क्या कारण रहा, और साथ में रिकमेंडेशन देंगे कि आगे और क्या क्या स्टेप लेना चाहिए जिसके कारण कि हम लोग जो है इस टारगेट को अचीव कर पाए। यानी इसके द्वारा एक श्योरिटी भी है और एक अकाउंटेबिलिटी भी है आरबीआई के पास कि वो अपने पॉलिसी को इस तरह से फ्रेम करे कि इन्फ्लेशन जो है 2 से 6 के बीच रहे, यदि फेल होते हैं 3 क्वार्टर तक तो वो गवर्नमेंट को बताएगी कि रीजंस क्या रहे फेलियर होने के। इसके साथ ही आरबीआई का ये उत्तरदायित्व होगा कि 6 मंथ, प्रत्येक 6 मंथ में सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन बताना है उसको। इसका क्या फायदा है सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन का, मान लो अभी आजकल इन्फ्लेशन का मेन रीजन क्या है, फूड इन्फ्लेशन। कुछ दिन पहले क्या होता है कि हम लोग देखते हैं अभी प्याज के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम 200 प्लस चले गए, तो जैसे सोर्स का पता चल जाता है तो सोर्स का पता चल जाता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस सोर्स को टैकल करने की कोशिश करेगी, और जो आम जनता है, ठीक है, सिविल सोसाइटी या इन्वेस्टर, वो भी अपना स्ट्रेटजी बना सकेंगे कि उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस सेक्टर में ज्यादा पैसे लगाने हैं, किस सेक्टर में कम पैसे लगाने हैं। तो सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन जैसे ही पता चलेगा प्रत्येक 6 मंथ में तो उसको टैकल करने के लिए या फिर अपने पैसे कमाने के लिए जो है उसका यूज कर सकते हैं। इस पर जब हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इसका और आगे क्या यूज है। ये 3 चीजें होंगी। ये पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, 6 मंथ में उसको बताना पड़ेगा सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन। तीसरा क्या हो गया, 3 क्वार्टर फेल होने पर गवर्नमेंट को बताएगी। इसके साथ ही चौथा क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए क्या किया गया है, कमिटी गठित की गई है। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। इन 6 मेंबर्स में 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आरबीआई से होते हैं, और 3 रिप्रेजेंटेटिव कहां होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 2015 के पहले जो भी मॉनेटरी पॉलिसी थी वो
एकाधिकार उस पर उसको बनाने का आरबीआई के पास था, यानी आरबीआई तय कर दी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी। अब गवर्नमेंट को टैकल करने में उसमें समस्या होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती है, उसके अनुसार एक्सपेंशन करती है, अपना एक्सपेंड करती है, या फिर क्या करती है, अपने रेवेन्यू पॉलिसीज बनाती है। तो इन दोनों में तारतम्यता नहीं थी, गवर्नमेंट ज्यादा पैसा देती और आरबीआई का जो है पॉलिसी कुछ और है, तो इन्फ्लेशन जो है टारगेट नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो बनेगी उसमें गवर्नमेंट का भी रोल अहम होगा, यानी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज और आरबीआई अपनी पॉलिसीज दोनों मिलकर ये तय करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा जिसके कारण हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा सकें। इसके साथ पहले क्या था कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें गवर्नर को वीटो था। इस न्यू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या किया गया कि बोल दिया गवर्नर का वीटो पावर नहीं है, किसी भी ये जो भी डिसीजन लेंगे ये कमेटी लोग मिलकर 50% प्लस वन के मेजोरिटी से, वो गवर्नर और पूरे जो है गवर्नमेंट और आरबीआई पर बाउंड होगा उनको फॉलो करने के लिए, यानी गवर्नर उस पर वीटो नहीं लगा सकते अपनी जानकारी के अनुसार। क्योंकि पहले क्या था कि गवर्नर जो है वीटो लगा देते थे, मानो उस वक्त जो भी कमेटी थी वो उसने कुछ डिसीजन लिया तो गवर्नर के पास ये सुप्रीम पावर था कि उस डिसीजन पर वीटो लगा सकते थे। अब वो वीटो खत्म हो गया, लेकिन गवर्नर क्या कर सकता है, फाइनल डिसीजन ले सकता है। किस रूप में, मान लो कोई एक मुद्दा आया, उस पर 3 इधर है 3 इधर है, 3 का डिसीजन उस मुद्दे पर पॉजिटिव के रूप में है, 3 बोल रहा है वो नहीं होना चाहिए, तो गवर्नर को जो है उसमें फिर से फाइनल वोट देने का अधिकार है कि वो किस पक्ष में वोट दे और वो डिसीजन मान्य हो जाएगा। यहां तक हम लोग समझ गए। इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव में हम लोग ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन टारगेट करना है 4+-2, और जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट होगा ये टारगेट जो है प्रत्येक 5 साल में रिवाइज भी किया जाएगा, 5 इयर्स।